अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं डॉक्टर आसिम महमूद और आप देख रहे हैं डॉक्टर आसिम लेक्चर्स मेरे यूट्यूब चैनल को यूट्यूब के ऊपर। अच्छा, हम लोग बात कर रहे हैं क्रोमोसोम एंड डीएनए के डिफरेंट टॉपिक्स की और डिफरेंट उसके क्या कहना चाहिए एस्पेक्ट्स की। तो हमने बहुत सारी चीज़ों की बात कर ली है और लास्ट लेक्चर में मैंने आपसे डिस्कस किया था थोड़ा सा ब्रीफ हिस्ट्री कि कैसे डीएनए डिस्कवर हुआ, कैसे डीएनए को शुरू में बिल्कुल कोई इंपॉर्टेंस नहीं दी गई और कैसे बाद में फ्रेडरिक ग्रिफ्थ के और मैक्लॉयड मैकार्टी रेवरी के एक्सपेरिमेंट्स ने इस बात को साबित किया कि डीएनए जो है एक बहुत इंपॉर्टेंट मॉलिक्यूल है और ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल है और जेनेटिक मटीरियल है। और फिर बाद में हार्शे और चेस के एक्सपेरिमेंट ने कैसे इस बात को बिल्कुल जो है वो कॉन्क्रीट कर दिया कि डीएनए ही जेनेटिक मटीरियल है। अच्छा, जब एक दफ़ा ये बात तय हो गई कि डीएनए ही जेनेटिक मटीरियल है तो एक रेस शुरू हो गई पूरी दुनिया में कि किसी तरीके से डीएनए के स्ट्रक्चर के ऊपर काम किया जाए और तरह तरह के लोग डीएनए के स्ट्रक्चर को लेकर काम करने लगे। और उनमें अनडाउटेडली जो सबसे बड़ा जो काम किया वो दो जो साइंटिस्ट हैं उन्होंने किया। तो आज मैं आपसे बात करने जा रहा हूँ साइंटिफिक वर्ल्ड के सक्सेसफुल तरीन मॉडल की। और आज हम बात करेंगे वाटसन एंड क्रिक मॉडल ऑफ डीएनए की। तो वाटसन एंड क्रिक मॉडल ऑफ डीएनए कमाल का मॉडल है, बहुत ही शानदार मॉडल है। और जितनी पजीराई वाटसन एंड क्रिक मॉडल ऑफ डीएनए को मिली है साइंटिफिक वर्ल्ड में, इतनी ज़्यादा सक्सेस, इतनी ज़्यादा पजीराई बड़े कम जो है वो मॉडल्स के हिस्से में आई है। अच्छा, अब इसमें बहुत सारे फैक्टर्स हैं जो कंट्रीब्यूट करते हैं इसकी सक्सेस में। हम एक एक करके उनकी भी थोड़ी बात करते हैं और थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं कि वाटसन एंड क्रिक मॉडल ऑफ डीएनए बेसिकली है क्या। ठीक है, याद रहे कि वाटसन एंड क्रिक मॉडल ऑफ डीएनए प्रेजेंट किया था तो इट वॉज प्रेजेंटेड बाय जेम्स वाटसन एंड फ्रांसिस क्रिक। ये दो साइंटिस्ट थे जिन्होंने उसको प्रेजेंट किया था। और मैं बच्चों को बताता हूँ अक्सर और बच्चे सुन के बड़ा हैरान भी होते हैं कि जेम्स वाटसन आज भी जिंदा है। फ्रांसिस क्रिक 2003 में ही डाइड ड्यू टू कैंसर, बट जेम्स वाटसन आज भी जिंदा है एंड ही यूज्ड टू लिव इन न्यूयॉर्क। अच्छा, अब जब हम वाटसन क्रिक मॉडल ऑफ डीएनए को देखते हैं तो इसकी जो सक्सेस का सबसे बड़ा राज है तो दो तीन चीज़ों ने इसकी सक्सेस में बड़ा कंट्रीब्यूट किया है। और वो दो तीन चीज़ें क्या हैं? नंबर वन, एक तो ये बड़ा कंसाइज मॉडल है, बहुत ही छोटा है, कंसाइज है, एक पेपर पे आ जाता है, इतना छोटा सा मॉडल है। दूसरा, इट इज़ वेरी वेरी इजी टू अंडरस्टैंड। बहुत आसान है, बहुत इजीली आप इसको समझ जाते हैं। अभी जब हम इसके पॉइंट देखेंगे तो आप देखेंगे कितना जल्दी आप समझ जाएंगे इसको। और उसके साथ साथ जब आप इसको देखते हैं तो ये बिल्कुल फिट बैठता है। जब आप डीएनए की रिसर्च करने जाते हैं तो इट लीड्स इट्स वे फॉर फर्दर रिसर्च। तो ये आपको अलाउ करता है कि आप इस मॉडल पे बेस करते हुए मज़ीद रिसर्च करें। जैसे अगले लेक्चर में हम बात करेंगे रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए की, तो आप देखेंगे कि बेसिकली जो रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए है वो वाटसन एंड क्रिक मॉडल पे बेस करती हुई ही चीज़ है। तो बहुत ही कमाल का मॉडल है। अच्छा, अब चूँकि बहुत बड़ा काम था और याद रहे कि जेम्स वाटसन और फ्रांसिस क्रिक ने एक साइंटिस्ट थे, उनका नाम था मॉरिस विल्किंस, उनके डेटा को एनालाइज किया था। तो इन तीनों साहिबान को, इन तीनों हजरात को, इन तीनों साइंटिस्ट को 1962 में जो है वो नोबेल अवार्ड भी अवार्ड किया गया। अब वाटसन एंड क्रिक मॉडल ऑफ डीएनए के पोस्टुलेट क्या थे, ज़रा इसको देख लेते हैं। पॉइंट्स, इसके पॉइंट्स क्या हैं? बिल्कुल आसान है, बिल्कुल इजी टू अंडरस्टैंड है। तो इन्होंने क्या कहा? नंबर वन, इन्होंने कहा कि डीएनए इज़ ए डबल स्ट्रैंडेड मॉलिक्यूल। इन्होंने सबसे पहले क्या बात की कि डीएनए इज़ ए डबल स्ट्रैंडेड मॉलिक्यूल। तो आज जो हम कहते हैं कि डीएनए डबल स्ट्रैंडेड है, बेसिकली ये बात हमें जेम्स वाटसन क्रिक, फ्रांसिस क्रिक के वाटसन क्रिक मॉडल ऑफ डीएनए ही एक्सप्लेन की थी। अच्छा, फिर इन्होंने कहा कि अगर आप डीएनए को समझना चाहते हैं तो आप जैसे लेडर होती है ना, सीढ़ी, उसकी अरेंजमेंट को ध्यान में रखा करें। आपने देखा है हमारे घरों में जब हमें कोई काम करना होता है किसी ऊंची जगह पे तो हम दीवार पे सीढ़ी लगाते हैं और उस लेडर के ऊपर चढ़ के वो काम करते हैं। तो सीढ़ी में दो चीज़ें होती हैं, एक तो उसके जो है वो डंडे होते हैं और बीच में उसके जो है वो पायदान होते हैं जिस पर आप पाँव रख के ऊपर चढ़ते हो ना। तो वो जो डंडे हैं उनको अंग्रेज़ी में स्ट्रैंड और वो जो पायदान है उनको अंग्रेज़ी में रंग्स कहते हैं। ठीक है, तो इन्होंने कहा कि जो स्ट्रैंड्स ऑफ डीएनए हैं, स्ट्रैंड्स ऑफ डीएनए आर एंटी पैरेलल, यानी ये एक दूसरे के साथ साथ तो हैं
मगर इनकी डायरेक्शन एक दूसरे से अपोजिट है। मैं अभी जब बनाऊंगा बोर्ड पे तो मैं आपको उस तरीका बताऊंगा कि वाटसन क्रिक मॉडल ऑफ डीएनए को सही तरह से कैसे बनाते हैं। तो इन्होंने क्या कहा कि डीएनए के जो दोनों स्ट्रैंड है दोनों एंटी पैरेलल एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में चल रहे हैं, यानी एक अगर ऊपर से नीचे आ रहा है तो दूसरा नीचे से ऊपर जा रहा है, इस तरह से। तो अभी हम इसको बना के देखते हैं कैसे। अच्छा, फिर इन्होंने कहा कि जो स्ट्रैंड्स हैं, ये पॉइंट नंबर 3 होगा, सॉरी, तो स्ट्रैंड्स आर मेड अप ऑफ पेंटोस शुगर, और आपको पता है कि डीएनए के अंदर जो पेंटोस शुगर होती है वो डीऑक्सीराइबोस शुगर होती है, एंड फॉस्फोरिक एसिड H3PO4। सही। तो इन्होंने कहा जो स्ट्रैंड है वो इन दोनों से बने हुए, और जो दो स्ट्रैंड आपस में मिल रहे हैं इनको नाइट्रोजिनस बेसिस आपस में मिला रही हैं। तो बोथ स्ट्रैंड्स आर हेल्ड टुगेदर by bonding between नाइट्रोजन बेसिस। अब मैं आपके सामने एक छोटा सा जो है वो बना लेता हूँ, फिर हम आगे चलते हैं और मज़ीद इसकी बात करते हैं। अच्छा, अब देखिए अब ये बनेगा कैसे, ये ऐसे बनेगा। और आपने ये बात याद रखनी है हमेशा कि जब भी हम इसको बनाएंगे, देखिए हम इसको ऐसे बनाएंगे। ये हमने इसमें एक फर्ज करें, मैं पेंटोस शुगर को रिप्रेजेंट करता हूँ P से, चलिए ये फॉस्फोरिक एसिड है, और शुगर को मैं रिप्रेजेंट कर देता हूँ S से। तो ये S शुगर हो गई, P फॉस्फेट हो गया, और इनको इन दोनों के साथ क्या अटैच हो गया यहाँ हमारे पास, यहाँ हमारे पास लेट सपोज ये कोई नाइट्रोजन बेस अटैच हो गई, से फॉर एग्जांपल ये एडेनिन है, लेट सपोज। उसके बाद फिर हमारे पास एक शुगर होगी, फॉस्फोरिक एसिड, फिर शुगर, ये एक और न्यूक्लियोटाइड हो गया हमारा, और यहाँ पर एक और चीज़ है, लेट सपोज, चले मैं इसको यहाँ पर, इसको मैं यहाँ पर टी कर देता हूँ, फ़र्ज़ कर लेते हैं। अच्छा चलें, टी नहीं करते, इसको हम सी कर लेते हैं ताकि हमारा वो पॉइंट भी साथ से क्लियर हो जाए। और लेट सपोज कि ये इसकी डायरेक्शन है और ये स्ट्रैंड इस डायरेक्शन के अंदर चल रही है, ठीक है। अच्छा, बच्चे अब एक बहुत बड़ी गड़बड़ क्या करते हैं, वो जब बनाते हैं तो वो कैसे बना देते हैं, वो स्ट्रैंड दोनों एक साथ बना देते हैं। आप एक बात याद रखिए, जब भी आप इस स्ट्रैंड को बनाएंगे, आप कैसे बनाएंगे, मैं आपको दिखा रहा हूँ बना के, बिल्कुल इस तरह को ध्यान में रखिएगा। तो ये देखिए, ये जो ए है इसके साथ हम टी को मिलाएंगे। मैं भी समझाता हूँ आपको कि ये मैं क्या कर रहा हूँ। तो ये देखिए, ये हमेशा आपने इस तरह से बनाना है, क्योंकि जो पॉइंट आपने याद रखना है और जो ध्यान में रखना है और जो आपने भूलना नहीं है बिल्कुल भी, वो ये है कि ये दोनों स्ट्रैंड्स एंटी पैरेलल हैं। ठीक है, और ये सी के साथ जी होगा। अच्छा देखिए, अब होगा क्या, ये इस डायरेक्शन में जा रहा होगा, ठीक है ना, एंटी पैरेलल है, ठीक। तो अब अगर यहाँ पर फॉस्फोरिक एसिड है तो यहाँ पर शुगर होगी, यहाँ पर शुगर है तो यहाँ पर फॉस्फोरिक एसिड होगा, तो फिर यहाँ पर शुगर, फिर यहाँ पर फॉस्फोरिक एसिड। तो जब भी इसको हम बनाएंगे तो हम इसको इस तरह से बनाएंगे, इसके ऑपोजिट शुगर आएगी और इसके ऑपोजिट फॉस्फोरिक एसिड आएगा, एंटी पैरेलल है ना, इसलिए। ठीक है, ये बात क्लियर हो गई बिल्कुल। तो जब भी बनाया करें ऐसे बनाया करें। बच्चे क्या करते हैं, सीधे सीधे बना देते हैं, फिर गड़बड़ करते हैं और फिर काम खराब हो जाता है। अच्छा, अब जो वाटसन क्रिक थे उन्होंने हमें कहा कि डीएनए जो है वो हेलिकुलर मॉडल है, वो हेलिक्स में है, और आपसे मैंने बात की थी लास्ट लेक्चर में, वो क्यों होता है, उसकी फॉस्फोडाइस्टर बॉन्डिंग की वजह से, और ये जो है राइट हैंडेड कॉइलिंग जो है वो शो करता है। तो डीएनए इज ए डबल हेलिक्स, क्योंकि दो स्ट्रैंड है इसके पास, विद राइट हैंडेड कॉइलिंग, और इसकी जो कॉइलिंग है वो राइट हैंडेड कॉइलिंग होती है। ठीक है। अच्छा, फिर इन्होंने हमें बताया कि ये जो स्ट्रैंड्स हैं दे विल बी हेल्ड टुगेदर, वो एक साथ मिली रहेंगी कैसे, नाइट्रोजन बेसिस की बॉन्डिंग से। तो इन्होंने कहा कि एडेनिन विल ऑलवेज बॉन्ड विद थायमिन बाय डबल हाइड्रोजन बॉन्ड, जबकि जो साइटोसिन है बॉन्ड्स विद गुआनिन बाय ट्रिपल हाइड्रोजन बॉन्ड। ठीक है, तो ये बात भी इन्होंने हमें साथ साथ बता दी कि जो एडेनिन होती है वो हमेशा थायमिन के साथ बॉन्ड करती है डीएनए में, और साइटोसिन हमेशा गुआनिन के साथ बॉन्ड करती है। अच्छा, अब देखिए मजे की बात क्या है, मजे की बात ये है कि ये वाला जो पॉइंट है, चले मैं ऐसा करता हूँ,
इसको मैं एक ही पॉइंट कंसिडर कर लेता हूँ क्योंकि ये दोनों एक ही बात है, और यहाँ मैं एंड लगा देता हूँ, एंड साइटोसिन बॉन्ड विद गुआनिन, ठीक है। अच्छा, अब याद रहे कि ये वाला जो पॉइंट है ये प्रूव करता है शेरगाफ्स रूल को, तो ये चीज़ प्रूव करती है, प्रूव्स शेरगाफ्स रूल, ठीक है, ये वाला पॉइंट है। तो शेरगाफ्स रूल क्या है? अरविंद शेरगाफ ने कहा था कि डीएनए के मॉलिक्यूल में हमें जितना एडेनिन मिलेगा उतना ही थायमिन मिलेगा, और जितना साइटोसिन मिलेगा उतना ही गुआनिन मिलेगा। अच्छा, अब कोई ये भी कह सकता है कि भाई इस रूल में ये कमाल की बात क्या है, ये तो ये देख के ही समझ आ रहा है कि अगर 100 एडेनिन होंगे तो 100 थायमिन से मिलेंगे, अगर 1000 साइटोसिन होंगे तो वो 1000 गुआनिन से मिलेंगे, तो ये तो ऑब्वियस बात है। तो इसकी ब्यूटी ये है कि अरविंद शेरगाफ ने शेरगाफ रूल वाटसन क्रिक मॉडल ऑफ डीएनए प्रेजेंट होने से पहले ही बता दिया था। तो इसलिए हम क्या कहते हैं कि वाटसन क्रिक मॉडल इसको प्रूव करता है, इसको साबित करता है कि ये बात इसकी बिल्कुल सही है, ठीक है। अच्छा, अब उसके बाद इन्होंने थोड़ी सी बात की डीएनए के स्ट्रक्चर की भी, ये तो हमने देख लिया कि वो बना कैसे है, उसके बीच में किस तरह से सारी बॉन्डिंग हो रही है, सारा मामला हो रहा है। अब वाटसन क्रिक ने थोड़ी सी बात डीएनए के मॉलिक्यूल की भी की। क्या मतलब वो, आइए जरा देखें। उन्होंने कहा कि जब हम डीएनए को देखते हैं तो डीएनए के मॉलिक्यूल में, लेट सपोज कि मैंने डीएनए का मॉलिक्यूल बना लिया, ठीक है, तो उन्होंने कहा कि डीएनए के एक मॉलिक्यूल में जो एक कंप्लीट टर्न है, अब याद रहे डीएनए हेलिकुलर मॉडल है ना, तो जब हम इसके एक कंप्लीट टर्न बनाएंगे तो मैं एक रफ आइडिया के लिए मैं आपको बताता हूँ कि जब भी आप इसके कंप्लीट टर्न देखा करें तो आप डीएनए के स्ट्रैंड में एक एस कंप्लीट कर लिया करें, क्योंकि ये घूम के जब अपनी जगह वापस पहुँचेगा तो ये कुछ एस शेप स्ट्रक्चर जो है वो बना लेगा। तो इन्होंने कहा कि जब हम इसके एक कंप्लीट टर्न को देखते हैं, अब ये इसका एक कंप्लीट टर्न है, ठीक है, तो इसकी जो लेंथ होती है वो होती है 34 एंगस्ट्रॉन। याद रहे एंगस्ट्रॉन बराबर होता है 10⁻⁻10 मीटर्स के, या और 3.4 नैनोमीटर, क्योंकि आपको पता है जो नैनोमीटर होता है वो इक्वल होता है 10⁻⁹ मीटर के, तो वो 1 डेसिमल उधर जाने से ये ऐसे हो जाता है, ठीक है। तो इन्होंने क्या कहा, इन्होंने कहा जनाब अली 7वां पॉइंट कि 1 कंप्लीट टर्न ऑफ डीएनए इज 34 एंगस्ट्रॉन या 3.4 नैनोमीटर्स लॉन्ग, ठीक है, समझ आ गई बात आप लोगों की। दूसरा इन्होंने ये कहा कि 1 कंप्लीट टर्न कंटेन 10 बेस पेयर्स, यानी अगर हम डीएनए के एक कंप्लीट टर्न को देखें तो 10 हमें नाइट्रोजन बेस इस तरफ मिलेंगे, 10 इस तरफ मिलेंगे, और जब वो पेयर करेंगे आपस में तो हमें 10 बेस पेयर मिलेंगे। अच्छा, अब ये बात हमें समझ आ रही है कि जब एक कंप्लीट टर्न की लंबाई 34 एंगस्ट्रॉन है और उसमें 10 बेस पेयर हैं, तो अगर हमें पता चलाना हो कि 2 बेस पेयर के बीच में डिस्टेंस कितना है, तो डिस्टेंस बिटवीन 2 बेस पेयर्स इज 3.4 एंगस्ट्रॉन या 0.34 नैनोमीटर, ठीक है ना, बिल्कुल आसान है। आपने देखा मैंने क्या किया भाई, यहाँ से लेके यहाँ तक 10 पेयर्स थे, तो मुझे इन दो के डिस्टेंस निकालना था। मैंने क्या किया, मैंने 34 को सिंपली 10 से डिवाइड कर दिया, आंसर मेरे पास 3.4 आ गया। बिल्कुल ईजी है, इसमें कोई ऐसी बात नहीं है, ठीक है। अच्छा, फिर उन्होंने क्या कहा कि जब हम दोनों स्ट्रैंड को देखते हैं तो दोनों स्ट्रैंड के बीच के डिस्टेंस जो है वो कांस्टेंट है, तो डिस्टेंस बिटवीन 2 strands is constant and it is 20 एंगस्ट्रॉन या 2 नैनोमीटर्स, ठीक है, बात एक ही होती है। अच्छा, अब देखिए इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि अगर मैं यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस देखूँगा तो ये 20 एंगस्ट्रॉन होगा और ये कांस्टेंट रहेगा। अच्छा, जब हम इसको देखते हैं डायग्राम को, डायग्राम में हमें ऐसा लगता है जैसे यहाँ इसका डायमीटर ज़्यादा है इस जगह पर, यहाँ पर ही थोड़ा कम हो रहा है, यहाँ पर ही थोड़ा कम हो रहा है, यहाँ पर कम हो रहा है, यहाँ बिल्कुल गायब हो गया। तो याद रहे ये एक बहुत बड़ी कन्फ्यूजन है और ये बच्चों के दिमाग में रहती है, और आपने कभी भी इस कन्फ्यूजन को अपने पास फटकने नहीं देना है, आने नहीं देना है। उसकी वजह क्या है, उसकी वजह आपको मालूम है, डीएनए का मॉलिक्यूल डबल हेलिक्स है, तो ये एक दूसरे के ऊपर घूमते हैं। तो जब ये घूमते हुए एक दूसरे के सामने आते हैं, इस तरह से एक दूसरे के सामने आते होंगे, तो हो सकता है कैमरे में जब मैं घुमा रहा हूँ तो कोई टाइम ऐसा आ रहा हो जब आपको लग रहा हो जैसे मार्कर एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप कर रहा है।
तो बेसिकली ये एक दूसरे को ओवरलैप नहीं कर रहे हैं, ये टर्न की वजह से एक दूसरे के सामने आ रहे हैं, तो आपको ऐसा लग रहा है जैसे ये डिस्टेंस कम या ज़्यादा हो रहा है, हालांकि कम ज़्यादा नहीं हो रहा है, कांस्टेंट है। तो मेरा जो पिछला वाला लेक्चर है, जो इंट्रोडक्शन ऑफ जो पहला वाला लेक्चर है क्रोमोसोम एंड डीएनए वाले चैप्टर का, उसमें मैंने डीएनए के मॉडल की 3D जो है वो एनिमेशन डाली हुई है, वो अगर आप देखेंगे तो आपको बिल्कुल बात समझ आ जाएगी कि मैं क्या बात कर रहा हूँ। तो बेटा ये सारी बातें आपको समझ आ गई? अगर ये सारी बातें आपको समझ आ गई हैं तो आपको बहुत मुबारक हो, वाटसन क्रिक मॉडल ऑफ डीएनए आपको समझ आ गया। अब चूँकि ये इतना आसान है और इतना ईजी टू अंडरस्टैंड है, इसलिए ये मॉडल बहुत सक्सेसफुल है। आज मॉलिक्यूलर बायोलॉजी का सिंबल है। दुनिया में आप कहीं भी मॉलिक्यूलर बायोलॉजी की डिपार्टमेंट देखेंगे, किताबें देखेंगे, उस पर वाटसन क्रिक मॉडल ऑफ डीएनए बना हुआ होता है। बहुत बड़ा इन्होंने काम किया और दे डिज़र्व अ नोबेल अवार्ड, और वो उनको दिया गया। ठीक है, तो आज तक इस मॉडल को लोग फॉलो कर रहे हैं। एक और बात याद रहे कि डीएनए में ऐसा कुछ शर्त नहीं है कि एडेनिन के बाद साइटोसिन होगा, फिर थायमिन होगा, फिर गुआनिन होगा, ऐसा कुछ भी नहीं। ऐसा हो सकता है कि डीएनए में हमें 100 एडेनिन एक साथ मिल जाए, 2,000 थायमिन एक साथ मिल जाए। तो ये जो सीक्वेंस होता है, ये सीक्वेंस वेरिएबल होता है, इसमें कोई जो है वो हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि ए के बाद टी होगा, सी के बाद जी होगा, ऐसा कुछ भी नहीं होगा। ये ध्यान में रहे कि अगर एक तरफ टी है तो उसके ऑपोजिट साइड पे ए होगा, एक तरफ अगर जी है तो उसके ऑपोजिट साइड पे सी होगा, ऐसा तो होगा। मगर एक स्ट्रैंड में अरेंजमेंट क्या होगी, इसके लिए कोई रूल नहीं है। ठीक है बेटे, तो दिस इज़ ऑल अबाउट वाटसन क्रिक मॉडल ऑफ डीएनए। तो बहुत ज़बरदस्त मॉडल है। मैं आपसे मिलूंगा नेक्स्ट लेक्चर में, जब हम बात करेंगे किसकी, हम बात करेंगे रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए की। स्टे ट्यून्ड। आप मेरा चैनल देख रहे हैं, बड़ा पसंद कर रहे हैं, सब्सक्राइब भी कर रहे हैं, वीडियो देख रहे हैं, बड़े मुझे व्यूज़ आ रहे हैं, लाइक्स भी आ रही हैं। बहुत शुक्रिया आप लोगों का। इसी तरह देखते रहिए, सब्सक्राइब करते रहिए, लोगों को बताते रहिए, ताकि इस छुट्टियों के टाइम को हम लोग सब मिलके जो है वो कारआमद बनाएं, मुफीद बनाएं, और साथ साथ पढ़ाई भी होती जाए। तो मैं आपसे मिलूंगा नेक्स्ट लेक्चर में जो है रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए का। टिल देन, खुदा हाफिज़।